नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एस के सर में। और आज हम फिर शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ही, जिसमें हमने पहली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। और आज हम वैदिक सभ्यता के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल का कालक्रम क्या माना गया है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्वी तक, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्वी तक, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो वैदिक काल है उनको दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्वी तक माना गया था, और जो उत्तर वैदिक काल है उनका कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्वी तक माना गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी तिब्बत, और ऑप्शन डी पूर्वी यूरोप से। दोस्तों, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी मध्य एशिया सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आर्य है वो सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे, तथा आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, और ऑप्शन डी विद्वान। दोस्तों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन सही हो जाएगा। दोस्तों, आर्य जो शब्द है उसका प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए पाया जाता है, किंतु पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। दोस्तों, वैदिक काल के जो लोग हैं उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी तंबाकू सही हो जाएगा। अब दोस्तों, वैदिक काल में जो लोग हैं वो अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात जो पूर्व वैदिक काल में जो लोग थे वो तो जौ से परिचित थे, और जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो गेहूं और चावल से परिचित हुए। अगला क्वेश्चन 5 का, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, और ऑप्शन डी सामवेद। अब दोस्तों, जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति है वो ऋग्वेद में सूचना दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, और जो नया वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ है। ये याद रखने योग्य बातें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कंठोपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद, और ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। दोस्तों, जो राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से ही हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते है वो भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का, गायत्री मंत्र का उल्लेख
किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और यह जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य देव को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। भारतीय जो संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सामवेद सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें देवी देवताओं के बारे में विस्तार रूप से वर्णन मिलता है, और जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र विद्या का जिक्र मिलता है, तथा जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड जो गद्य पद दोनों में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए सतंद्रु, ऑप्शन बी वितस्तता, ऑप्शन सी अरिकनी, ऑप्शन डी पुरुषणी। दोस्तों, जो दासराग्य युद्ध है वो पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पुरुषणी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पुरुषणी नदी है वो रावी नदी को ही कहते हैं, और यह युद्ध राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में जो विजय थी वो राजा सुदास की हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ऋग्वेद सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पाणिनि। दोस्तों, जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार पाणिनि को माना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पाणिनि सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी वेदव्यास और ऑप्शन डी वामदेव। दोस्तों, वेदों को जो 4 भागों में वेदव्यास ने विभाजित किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी वेदव्यास सही हो जाएगा। दोस्तों, जो वेदव्यास है जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, तथा महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा कहलाता है। क्या? रजमनामा। और दोस्तों, महाभारत को जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। तथा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो भारतीय इतिहास के पितामह हैं वो वेदव्यास को ही बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ऑप्शन ए कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विष और ऑप्शन डी जन। दोस्तों, जो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है वो कुटुंब को ही माना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए कुटुंब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग की गई धातु थी वो थी तांबा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तांबा। अब दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो वैदिक लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली गई धातु तो तांबा थी, लेकिन सबसे पहले खोजी गई धातु थी वो थी लोहा। कौन सी? लोहा धातु।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें और ऑप्शन डी सब्जियां और फल। दोस्तों, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का बहुत ही प्रमुख महत्व था। तथा दोस्तों, एक और बात कि ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर और ऑप्शन डी प्रतिभा पर। दोस्तों, आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी व्यवसाय सही हो जाएगा। क्योंकि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े थे, इसलिए वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 का, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु और ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों, आर्यन जनजाति है जो उसकी प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सप्त सिंधु सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो आर्यन जनजाति की जो बस्ती थी वो है सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। दोस्तों, जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से संबंधित थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए समाज व्यवस्था सही हो जाएगा। और जो मनुस्मृति है उसकी रचना मनु ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए जर्जिया, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी लगान और ऑप्शन डी कर। दोस्तों, जो वैदिक काल में जो राजा था वो जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 का क्वेश्चन और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। उपनिषद क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी कथा संग्रह, ऑप्शन सी कानून की पुस्तक और ऑप्शन डी हिंदू दर्शन के स्रोत। दोस्तों, उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत होते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदू दर्शन के स्रोत। दोस्तों, हम जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है तथा इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।